इंसानियत का चला कारवां। अब से पहले हमारे जो 2-3 वक्ताओं ने बातचीत की वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाने को लेकर बातचीत की, और क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूं तो इसलिए मैं ज़्यादा बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही करूंगी। और आज का सवाल भी यही है कि सामाजिक शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या अपनी भूमिका में खरा उतर रहा है, मैं इस पर बातचीत करना चाहती हूँ। अगर सामाजिक सौहार्द और सामाजिक शांति के मुद्दे पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को देखें तो कभी कभी ये सवाल बहुत आसान लगता है और कभी कभी बेहद चुनौतीपूर्ण लगता है। सवाल आसान इसलिए लगता है क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं और हम लोग खबर दिखाते हैं, उस पर चर्चाएं भी करती हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मैं आत्मविश्लेषण में गहरे उतरती हूँ तो मुझे ये सवाल बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है, और चुनौतीपूर्ण इसलिए लगता है कि जब मैं सोचने लगती हूँ कि क्या हम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो मुझे चुनौतीपूर्ण लगता है। जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर मुझे ये चुनौतीपूर्ण लगता है। जब मैं सोचती हूँ कि क्या हम हाशिए पर खड़े हुए लोगों के आवाज़ को दिखाने में सक्षम हैं तब भी मुझे ये चुनौतीपूर्ण लगता है। और जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम अपनी खबरों की प्रामाणिकता को लेकर सतर्क हैं तब भी ये मुझे चुनौतीपूर्ण लगता है। बहरहाल जो चुनौती और जो संशय मेरे मन में है उन संशय पे मैं बाद में बात करूंगी। मैं आगे बढ़ती हूं और हाल के दिनों में सामाजिक तनाव के जो 2-3 उदाहरण सामने आए हैं उसमें मीडिया ने और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किस तरह की भूमिका निभाई है मैं उस पर बातचीत करना चाहूँगी। हमारे सामने 2 तरह के उदाहरण हैं। एक तब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सकारात्मक भूमिका निभाई और एक तब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सवालों के घेरे में आई। अगर सकारात्मक भूमिका की बात करें तो 2 उदाहरण हैं। एक कैराना का उदाहरण है। कैराना में जो खबर सामने आई कि हिंदू लोग जो है अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, उस वक्त जो खबर आई कि 446 हिंदू कैराना छोड़कर चले गए हैं और उसकी उसमें एक सामाजिक तनाव का एंगल था। ऐसा लगा कि उसमें सामाजिक सौहार्द या सामाजिक तनाव बिगाड़ने की कोशिश कहीं से हो सकती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे खबर आई और इसके बाद जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने जाकर वहाँ पे पड़ताल की तो खबर कुछ और निकली। तो उस समय सामाजिक तनाव को कम करने में मीडिया की और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात करना चाहती हूँ, एक सकारात्मक भूमिका देखने को आई। उसी तरह से अगर हम ऊना में दलितों की पिटाई के मामले की कवरेज को देखें तो वहाँ पर भी एक तनाव था और वो पहले से मौजूद था। दलितों की पिटाई का मामला या दलितों के साथ अत्याचार का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन एक इस सामाजिक तनाव को जिस रूप में मीडिया ने सामने लाने की कोशिश की, तनाव को एक्सप्रेस करने की जगह दी, मुझे लगता है कि वो एक उसका सकारात्मक कदम था और इसके ज़रिए उसने वंचित लोगों के या जो पीड़ित लोगों की आवाज़ थी जो बरसों से दबाई गई थी उसे एक मौका दिया सामने आने का, और इस तरह से उसने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर दिया और एक अच्छा काम किया सामाजिक तनाव को कम करने में। लेकिन जो मीडिया का दूसरा पक्ष है उसकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, जिसको लेके बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटना हो या फिर मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या फिर कश्मीर और मुस्लिम युवकों के अधिकार का और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला हो। जब भी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला आता है, हम आए दिन खबरें दिखाते हैं कि इस बलात्कार की घटनाएं हुई, रेप की घटनाएं हुई या महिला के साथ किसी तरह के अत्याचार की घटना हुई, लेकिन उस घटना की तह में हम नहीं जाते और ये भी नहीं बताते लोगों को कि दरअसल महिलाओं के अधिकार क्या हैं, किस तरह से वो अपने अधिकारों को हासिल कर सकती हैं। जब हम महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात करेंगे, तो हम खबर को अधूरा दिखाते हैं। महिलाओं के संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात भी हमें करनी चाहिए और यहाँ पे मुझे लगता है कि हम कहीं पीछे छूटते हैं। उसी तरह से जब मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक का मुद्दा सामने आता है और उस पर हम बहस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस में फंस जाते हैं और इस तरह से जो महिलाओं की
जो मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ है उसको हम कमज़ोर करते हैं, उनके हक की आवाज़ को हम कमज़ोर करते हैं। और ठीक इसी तरह से जब कश्मीर का मुद्दा आता है या जब नौजवान मुसलमान युवकों के हक का मामला आता है, तब हम राष्ट्रवाद की बहस में फंस जाते हैं और तब भी मुझे लगता है कि वंचित तबके के आक्रोश को हम आवाज़ नहीं दे पाते हैं। और ये एक मीडिया का दूसरा पहलू है जिसकी तरफ अभी शारदा साहब संकेत कर रहे थे। मैं उसको थोड़ा और खुल के बताना चाहती हूँ कि ये मीडिया में हो रहा है और हम सब महसूस करते हैं। तो इससे जब हम आक्रोश को आवाज़ नहीं देते, जब वंचित तबकों को अपनी आवाज़ रखने की बात या प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, तब कहीं ना कहीं समाज में तनाव बढ़ता है। तो मीडिया हालांकि कुछ हद तक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं पे वो अपनी जिम्मेदारियों से लैग भी कर रहा है। यहाँ पर मैं एक कोट दोहराना चाहूँगी जो 33वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन का कोट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यू कैन नेवर गेट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम जस्ट वन न्यूज़पेपर एंड अनलेस यू हैव ऑल द फैक्ट्स यू कैन नॉट मेक प्रॉपर जजमेंट अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यानी कि अगर आप सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप सिर्फ एक ही न्यूज़ चैनल देखते हैं या फिर आप सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें देखने सुनने के आदी हैं, तो फिर शायद आप खबर के साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और आपको सभी तरह की खबरें पढ़ने, सुनने और सभी तरह की आवाज़ें सुनने के बाद ही अपने विचार बनाने चाहिए। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। जिस संशय और जिस चुनौती की बात मैंने की उसका जिक्र मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मीडिया की खबरों की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो मुझे भी लगता है कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबरें आ रही हैं, क्या वाकई उन सब चीज़ों को, उनके तथ्यों को परख कर सामने ले आया जाता है कि नहीं। कई बार हम सब लोग इन सवालों से जूझते हैं और इसलिए जूझते हैं क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में वो देख रहे हैं, हर दिन जिस तरह से काम हो रहा है मीडिया में उसको देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो पूरी तरह से हमारी डिपेंडेंसी विदेशी न्यूज़ एजेंसीज़ पे है, चाहे वो रॉयटर हो चाहे वो APTN हो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इक्का दुक्का अगर छोड़ भी दिया जाए अपवादों को, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक चैनल का कोई रिपोर्टर विदेशों में कहीं मौजूद है। ज़्यादातर खबरें हम APTN और रॉयटर से लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी विदेशी न्यूज़ एजेंसीज़ पर है, जो जिस तरह से खबरें परोसती हैं हम उसको उसी रूप में दिखाते हैं। और दूसरी अगर हम नेशनल लेवल पे अपनी खबरों के कलेक्शन की बात करें तो नेशनल लेवल पे भी हम 3-4 तरह से खबरों के लिए डिपेंडेंट हैं। ANI, PTI जो हमारी नेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जिनके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में, ज़िलों में ब्यूरोज़ हैं। तो हम वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टर नहीं है अपने, तो हम वहाँ पर स्ट्रिंगर्स के भरोसे अपना काम चलाते हैं। और दूसरा, आजकल एक और नई टेंडेंसी देखने को मिली है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई खबर आ रही है और कोई खबर ट्रेंड हो रही है तो उसको भी हम उठा के खबर बना लेते हैं। तो जब इंडिविजुअल्स के हाथ में चली जाती है खबर, तो फिर उसकी सत्यता प्रमाणित करने का कोई आधार नहीं रहता। और कई बार हम उस सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के ट्रेंड को देख के खबरें बनाते हैं और इसलिए हमारी प्रामाणिकता खतरे में आ जाती है। मुझे लगता है इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा संशय तब भी उभरता है जब मीडिया में हम देखते हैं कि वैचारिक लॉबिंग हो रही है। ये भी आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि कोई एक विचारधारा हावी हो रही है मीडिया में और दूसरी विचारधारा के लोग या दूसरी विचारधारा को अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं संशय होता है कि क्या ये खबर पूरी तरह से प्रामाणिक है या खबर को जिस रूप में दिखाया जा रहा है वही असली रूप है, वही असली खबर है, या इसके पीछे कुछ दूसरा पहलू भी हो सकता है। तो जब वैचारिक लॉबिंग या वैचारिक धारणाएं हावी होती हैं तब मुश्किल आती है। और तब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे पक्ष को या रिपोर्टर को या एंकर को दूसरी लॉबी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर देखने का या विकास विरोधी बताने का या देश विरोधी बताने का भी मुहिम चला दिया जाता है। तो ये भी एक संकट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिसको हम सब झेलते हैं।
ऐसे कम लोग हैं जो इन सब चुनौतियों को पार पा के भी डटे हुए हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं उनको मेरा सलाम। मुझे लगता है कि मैं अपनी इस स्पीच के आखिरी चरण में यही कहना चाहूँगी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैन एट एनी स्टेज ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट मेक पीपल डेस्परेट, रेस्टलेस एंड ईजी टू मैनिपुलेट। मुझे यही कहना है कि हमें लोगों को रेस्टलेस होने से, डेस्परेट होने से और मैनिपुलेट होने से बचाना चाहिए, और इसके लिए हम जितना भी एफर्ट कर सकें करें। नमस्कार।